देखिए, हमें आज पढ़ना था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली कोई भी डिवाइस जिसको जो हम ऑप्टिक्स का यूज करके यूज करते हैं उसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जो सबसे बेसिक और सबसे जरूरी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारी लाइफ में है वो है हमारी आंखें, ह्यूमन आईज। फिर इसके अलावा जो दूसरी चीजें जो हम यूज करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में वो है आपकी माइक्रोस्कोप, आपका टेलीस्कोप और आपका बाइनोकुलर्स, प्रोजेक्टर, कैमरा और बहुत सारे। ठीक है, हमें सिर्फ ये तीन चीजें पढ़नी है, ह्यूमन आई, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। ह्यूमन आईज आप जो क्लास 10th में पढ़ चुके हो उतना ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, इनफैक्ट उससे कम ही है। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप जो है ये हमें मेनली डिटेल में पढ़ना है। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा माइक्रोस्कोप से शुरू करूंगा, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप ही पढ़ाऊंगा, मतलब बेसिकली दो चीजें ही पढ़ाऊंगा मैं आपको। इसके बाद क्लास के एंड में जितना टाइम बचेगा उसमें हम लोग ह्यूमन आई से रिलेटेड कुछ चीजें शॉर्ट में पढ़ के खत्म करेंगे। ठीक है, ह्यूमन आई इग्नोर नहीं करेंगे पर उसको शॉर्ट में कवर करेंगे, क्योंकि जितना अपने 10th में पढ़ा था ना उतना भी सिलेबस में नहीं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप से, जिसको हम कहते हैं क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। ठीक है, तो शुरुआत है सिंपल माइक्रोस्कोप की। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? बेसिकली इट इज नथिंग बट अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, आपने देखा होगा लेंस से अगर किसी चीज को देखते हैं तो वो बड़ा दिख सकता है अगर हम सही पोजीशन पे रखें तो ऑब्जेक्ट को। तो देखा है कि नहीं देखा? हम इसी बारे में बात कर रहे हैं मैग्नीफाइंग ग्लास नामक टॉपिक में, कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास कैसे वर्क करता है। तो देखिए, आपका जो मैग्नीफाइंग ग्लास है इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है। अभी तक हम लोग जो मैग्निफिकेशन बोल रहे थे वो क्या था? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही पढ़ रहे थे ना? हाँ या ना? हाँ या ना? अगर रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ सर। मैग्नीफाइंग ग्लास को हम लोग सॉरी मैग्निफिकेशन अभी तक क्या पढ़ रहे थे? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पर जब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं तो क्या सही में हमें बड़ा ऑब्जेक्ट बड़ा नजर आता है और छोटा ऑब्जेक्ट छोटा नजर आता है? ऐसा होता है क्या? क्या हमें बड़ा जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा क्या ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा नजर आता है, और जितना छोटा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही छोटा नजर आता है? हाँ या ना? नहीं, सन बहुत बड़ा है ना, दिखता तो छोटा सा है। मून बहुत बड़ा है, दिखता तो छोटा सा है। हाँ या ना? सो व्हाट वी एक्चुअली परसीव इज नॉट द साइज बट द एंगल। ठीक है, हम असली में परसीव क्या करते हैं? एंगल परसीव करते हैं। हमें जब हम इस चैप्टर में जब हम मैग्निफिकेशन के बारे में बात करेंगे, वी मीन एंगुलर
मैग्निफिकेशन। ये हम इस चैप्टर में लेकर नहीं चलेंगे मैग्निफिकेशन का मीनिंग। हम इस चैप्टर में मैग्निफिकेशन का मीनिंग लेके चलेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन, स्मॉल m इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आवर आईज। ठीक है, थीटा क्या है? थीटा इज एंगल सबटेंडेड। इमेज अगर ज्यादा एंगल सबटेंड करेगा आपकी आंखों पे तो आपको इमेज बड़ा नजर आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा एंगल सबटेंड करेगा तो ऑब्जेक्ट बड़ा नजर आएगा। जो चीज आपकी आंखों पे एंगल बड़ा सबटेंड करती है ना, वो ज्यादा बड़ी नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका सन बहुत बड़ा है, पर आप उस सन को अपने सिंपल हाथों से ढक सकते हो कि नहीं ढक सकते? क्यों ढक सकते हो? क्योंकि आपके हाथ जो है वो सन के मुकाबले ज्यादा बड़ा एंगल सबटेंड कर रहे हैं आपकी आईज पर। ये मान लेते हैं हमारी आईज है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये छोटा है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जो बड़ा है, बट हमारी आईज के हिसाब से, अच्छा थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बना, मान ले दूसरा ऑब्जेक्ट यहां रखा, ऐसे रखा, हमें क्या होगा, इस ए के पीछे हम देखेंगे बी छुप गया, तो हमें ए बड़ा नजर आएगा इन कंपैरिजन टू बी। एंगल कौन कितना सबटेंड कर रहा है हमारी आईज पे, उसके हिसाब से हम परसीव करते हैं कि कौन सी चीज हमें बड़ी नजर आएगी और कौन सी चीज छोटी नजर आएगी। ठीक है बेटा, हाँ या ना? हाँ। ठीक है, तो इसलिए जब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन, तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है तो पूरा चैप्टर में कुछ समझ नहीं आएगा, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ही पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है बेटा, तो हमें इस चैप्टर में बेसिकली स्टडी क्या करनी है? मेनली हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप दो तरीके के, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और टेलीस्कोप भी दो तीन तरीके के देखेंगे। इन सब में हमें मतलब किस चीज से होता है? मैग्निफिकेशन से मतलब होता है। तो कौन सा डिवाइस किस केस में कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा, हमें यही इस चैप्टर में स्टडी करना है। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, कौन सा डिवाइस कैसे वर्क करता है और कितना मैग्निफिकेशन उसका हो। तो हम सिंपल माइक्रोस्कोप देख रहे थे। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है? एक सिंपल सा एक लेंस है और कुछ नहीं है, सिंपली एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, सिंपल लेंस है, सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर ये एंगल समझ में आया है, मगर ये चीज क्लियर है कि हम एंगुलर मैग्निफिकेशन में इंटरेस्टेड है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लीनियर मैग्निफिकेशन, तभी ये चैप्टर क्लियर रहेगा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली एक आपका मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? ये एक लेंस होता है। ठीक है, अब आप क्या करते हो? उस लेंस को अपनी आंखों के एकदम क्लोज रखते हो। देखा कभी कि नहीं देखा? किसी को सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हो देखा है? हम्म, यस सर। वॉच, घड़ी जो रिपेयर करता है वो लगाता है ना, देखा होगा, आंख में एक छोटा सा लेंस पहन लेता है ना? वो क्या करता है? अपनी आईज को एकदम लेंस से चिपका लेता है, राइट? हाँ या ना? यस सर। तो बेसिकली क्या हुआ, हम कह रहे हैं यहां पर कि हमारी आईज को अगर हम लेंस से एकदम चिपका लेंगे तो जितना एंगल ऑब्जेक्ट या इमेज लेंस पे सबटेंड करेगा उतना ही एंगल आईज पे सबटेंड करेगा। हाँ या ना? हाँ सर। तो सबसे पहला मुद्दा ये है कि एंगल सबटेंडेड बाय, sorry, at eyes is same as angle subtended at optical center, है ना?
लेंस पे या ऑप्टिकल सेंटर पे कोई ऑब्जेक्ट जितना एंगल सब्सटेंड करेगा उतना ही एंगल आईज पे भी सब्सटेंड करेगा। इसलिए आईज का दिमाग लगाएंगे, सिर्फ लेंस के ऊपर सब्सटेंड किया जाने वाला एंगल निकालेंगे। कौन सा लेंस? देखो यहाँ तो एक ही लेंस है सिंपल माइक्रोस्कोप में, आगे चल के हम पढ़ेंगे टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उन दोनों में क्या होगा, दो लेंस होते हैं। एक लेंस जिसके पास में हम आंख रखते हैं और एक लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास रहता है। जो ऑब्जेक्ट के पास रहता है उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं और जो आंखों के पास रहता है उसे आई पीस कहते हैं। तो जब एंगल सब्सटेंड बाय ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस लिखना चाहिए। इस केस में आई पीस इज सेम एज लेंस, क्योंकि एक ही लेंस ही है ना। ठीक है, अब देखो ये मान लो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये फोकस है। हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर ओ और फोकस के बीच में रखा है। तो इसकी एक वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल इमेज कैसे बनेगी, देखिए एक लाइट रे ऐसे जाएगी, दूसरी लाइट रे इसके पैरेलल आके ऐसे निकलेगी, दोनों को इंटरसेक्ट करने के पीछे एक इमेज बनेगी, राइट। ऐसा ही कुछ होगा ना, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ अब इसमें मेरे को एक प्रॉब्लम हुई, क्या सर, कि सर ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट ने अगर एंगल सब्सटेंड किया ये वाला थीटा ऑब्जेक्ट, तो यही तो एंगल सब्सटेंड बाय इमेज है, थीटा इमेज। थीटा इमेज इज इक्वल टू थीटा ऑब्जेक्ट, दिस इंप्लाइज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू थीटा इमेज अपॉन थीटा ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू 1। मतलब ऑब्जेक्ट जिस साइज का नजर आने वाला था उसी साइज का नजर आएगा, तो फालतू हम लेंस लगा के बैठे हैं, हाँ या ना? रेड नजर नहीं आ रहा ना? हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो जरा। हाँ सर। ये डेफिनेटली गलत है। हम ऐसा तो होता नहीं ना कि ऑब्जेक्ट लेंस लगाने पे ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा नहीं दिखता, दिखता तो है ना बड़ा, हाँ या ना? हाँ तो क्या प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पे, इसको समझते हैं, यही असली चीज समझने वाली है। इसके बाद तो सिर्फ इसका ये फॉर्मूला, उसका ये फॉर्मूला, इसका ये फॉर्मूला, ये कैसे 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 ऐसे पढ़ना है। कॉन्सेप्चुअल चीज यही है कि ये मैग्निफिकेशन 1 मेरा आ रहा है सर, ये 1 क्यों नहीं आएगा, इस चैप्टर में समझने लायक यही है और कुछ नहीं। तो देखिए, द रीजन कि हम इस तरीके से मैग्निफिकेशन नहीं निकाल सकते हैं, उसका रीजन है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल डी नॉर्मल आइज के लिए कितना होता है, कोई बताएगा? 25 सेंटीमीटर। कैपिटल डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, ये जो फंडा है ना, इसी की वजह से हमें लेंस की जरूरत पड़ी, अदरवाइज लेंस की जरूरत ही नहीं थी, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप की जरूरत ही नहीं थी। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन मतलब क्या है इसका, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर क्लियरली देखना चाहते हैं तो उसे हमें अपनी आंखों से कम 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखना चाहिए, तब जाके हमें वो साफ साफ नजर आता है। अगर आप उसके पास में रखते हो तो चीजें उतनी साफ नजर नहीं आती, बल्कि थोड़ी कम अच्छे से नजर आती है। ठीक है, इसलिए पढ़ते वक्त कम से कम आंखों से 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपके बुक्स का, आपके मोबाइल का, आपके नोटबुक्स का होना चाहिए। ठीक है, सो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन दैट इज कैपिटल डी इज द कॉन्सेप्ट हियर, जो कि बहुत जरूरी है। उसके बिना आपको सिंपल माइक्रोस्कोप को भी समझ ही नहीं आएगा, और उसके बिना सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करता है समझ पाना इम्पॉसिबल है। क्या होगा अब इसमें, क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा सर कि हमें दो सिचुएशन कंपेयर करनी चाहिए, विदाउट लेंस
एंड विथ लेंस। जब लेंस नहीं था, आपकी आंखें यहां हैं, आपकी आंखों से कम कैपिटल डी डिस्टेंस पे आपको रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, तब जाके ऑब्जेक्ट साफ साफ नजर आएगा, हाँ या ना? ये रहा आपका ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट है लेट से एच ओ। तो ये जो एंगल आपकी आंखों पे सब्सटेंड हुआ, दिस एंगल इज थीटा ओ। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? क्या मैं बोल सकता हूं थीटा ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन कैपिटल डी? बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। एंड विथ लेंस क्या हो रहा है? ये रहा लेंस, यहां पर था आपका ऑब्जेक्ट और इमेज जो एक ही लाइन में था। यहां पे आपका बना था, रखा था आपने ऑब्जेक्ट, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहां पे आपकी बनी थी इमेज, दिस इज हाइट ऑफ इमेज। यहां पे था आपका फोकस। ठीक है, अब फर्क ये है कि अब आप ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों के पास ला सकते हो, क्योंकि आपकी इमेज आपको नजर इधर से देखने, आपको नजर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट तो नजर आएगा नहीं, नजर क्या आएगा? ये वाला इमेज। और इमेज कितनी डिस्टेंस पर है? अब आप इमेज को कैपिटल डी डिस्टेंस पे रख सकते हो। समझ में आया? आया ना? सर लास्ट में एक बार फिर से रिपीट कर ये बना आपका थीटा इमेज, दिस इज योर थीटा इमेज। मैं कह रहा हूं जब आप लेंस नहीं लगाए थे तो आपके लिए जरूरी था कि आप ऑब्जेक्ट को कम से कम कैपिटल डी डिस्टेंस पे रखो। अब आपके लिए जरूरी है कि आप इमेज को कम से कम कैपिटल डी डिस्टेंस पे रखो, क्योंकि आपको नजर क्या आएगा? इमेज नजर आएगा। बीच में लेंस लगा दिया तो आपको सिर्फ रिफ्रैक्टेड रेज मिलेंगी। रिफ्रैक्टेड रेज कहां पे इंटरसेक्ट करेंगी? इमेज की पोजीशन पे। तो आपको नजर क्या आएगा? आपकी आंखों को इमेज नजर आएगा। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन जो है वहां पे आपको ऑब्जेक्ट को रखने की जरूरत नहीं, अब आपको वहां पे इमेज रखना है। समझ में आया? हाँ सर। तो ये जो थीटा इमेज बना, दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन कैपिटल डी, है ना? लेकिन ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग सिचुएशन में बार बात कर रहा हूं। इस केस में ऑब्जेक्ट कैपिटल डी डिस्टेंस पर है विदाउट लेंस, और विथ लेंस में ऑब्जेक्ट जो है कैपिटल डी डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पर है, आया ना? दिस इज ऑल्सो इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन, अगर इसको मैं x बोल दूं तो ये x, आया ना? अरे बोलो ना। बोल दो। इंटरनेट स्लो हो गया क्या? आवाज आ रही है मेरी? ठीक हो गया। ठीक हो गया, चलो। मैं कह रहा हूं दिस इज ऑल्सो इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन दिस डिस्टेंस x, राइट? सो मैं बोल सकता हूं यहां पे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, कौन सा मैग्निफिकेशन के बारे में बात करो? एंगुलर मैग्निफिकेशन, थीटा इमेज अपॉन थीटा ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू, या तो आप इसे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, चाहो तो आप इसको कैपिटल डी अपॉन एक्स भी बोल सकते हो, हाँ या ना? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस केस के लिए, और कैपिटल डी अपॉन एक्स आप सिंपली ये वाला डी अपॉन ये वाला एक्स कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं सर। तो लेट्स से इस लेंस का फोकल लेंथ है f, ये कैसा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो मैं इस डायग्राम को रखते हुए अगले पेज पे कुछ काम करता हूं। देखिए क्या होगा यहां पर इस केस के बारे में अगर बात करूं तो क्या मैं बोल सकता हूं u इज इक्वल टू माइनस एक्स, बोल सकता हूं, और v इज इक्वल टू माइनस डी, बोल सकता हूं कि नहीं?
हाँ सर। u इज इक्वल टू माइनस एक्स, v इज इक्वल टू माइनस डी, और फोकल लेंथ तो f है ही है। फोकल लेंथ तो प्लस f होगा ना, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये दोनों नेगेटिव क्यों है, समझ में आ रहा है? क्योंकि इंसिडेंट रे लेफ्ट की तरफ जा रही है और ये दोनों ऑप्टिकल सेंटर से राइट की तरफ। अब मैं लिखूंगा लेंस फॉर्मूला 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल्स टू 1 बाय एफ इंप्लाइज 1 अपॉन माइनस डी माइनस 1 अपॉन माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? दिस इंप्लाइज 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, हो रही है क्या? नहीं नहीं सर। सर। ओके, देयरफॉर हम लिख सकते हैं, अच्छा अब मेरे को क्या चाहिए था, डी बाई एक्स चाहिए, राइट? मैग्निफिकेशन कितना है, डी बाई एक्स है ना? तो मैंने क्या किया, इसको डी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू डी बाई एफ। दिस इंप्लाइज मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। समझ में आया? ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का क्या, कि ये जो मैग्निफिकेशन एम आया ये कितना होता है, 1 प्लस कैपिटल डी अपॉन एफ होता है। कैपिटल डी क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। ये आपकी आंखों की लिमिटेशन की वजह से आपको लेंस लगाने की जरूरत पड़ी है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। हमारी आंखों की लिमिटेशन है कि हमें मिनिमम 25 सेंटीमीटर दूर पर रख के ही ऑब्जेक्ट नजर आता है, इसलिए हमें इस कैपिटल डी की जरूरत पड़ी। अदरवाइज हमें लेंस की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल माइक्रोस्कोप की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। समझ में आया? हाँ सर। पक्का? यस सर। हम लोग ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग सिचुएशन को कंपेयर करके एम निकाल रहे हैं। हम एक सिचुएशन में एम नहीं निकाल रहे, हम सिर्फ इस सिचुएशन का एम नहीं निकाल रहे, हम इस सिचुएशन को इस सिचुएशन से कंपेयर करके एम निकाल रहे हैं। ठीक है? हाँ सर। ये देखा है तो इस चैप्टर का इकलौता बड़ा कॉन्सेप्ट है, बाकी सब तो टेक्निकलिटीज है कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। ठीक है, एक और छोटी सी चीज देख लेते हैं। आगे बढ़ूं? कॉपी हो गया? हाँ सर। ठीक, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, वो है रिलैक्स्ड विजन। आपको पता है आपकी आंखें सबसे ज्यादा रिलैक्स कब होती हैं? फिर सोते हैं। कब होती हैं? जब हम इंफिनिटी पे देखते हैं। ठीक है, आईज आर रिलैक्स्ड while looking at infinity। उस वक्त हमारी आंखों के जो मसल्स हैं, जो सीलियरी मसल्स हैं, उनके ऊपर सबसे कम स्ट्रेस पड़ रहा होता है। ठीक है, लीस्ट स्ट्रेस पे होती हैं हमारी आंखें जब हम इन्फिनिटी पे देख रहे होते हैं। ये इसमें कोई डाउट है किसी को रिलैक्स्ड विजन में? ठीक है, ओके। तो अब बात करेंगे मैग्निफिकेशन फॉर रिलैक्स्ड विजन।
मैग्निफिकेशन फॉर रिलैक्स विजन। देखो इन्फिनिटी पे देखते हुए हमारी आंखें सबसे ज्यादा रिलैक्स होती हैं, इसीलिए पुराने जमाने में लोग छत पे सोते थे, तारे देखते हुए आंखें दूर फोकस रहती थी, तो अच्छे से रिलैक्स्ड आंखों के साथ, रिलैक्स आइज के साथ इंसान सोया करता था। आजकल तो लोग मोबाइल और टीवी देखते देखते सो जाते हैं, उतना आराम से नहीं सो पाते आजकल हम लोग, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन ऑफ फॉर रिलैक्स्ड विजन, रिलैक्स अगर हम चाहते हैं हमारी आंखों पे स्ट्रेस ना पड़े तो उस केस में हमें कितना मैग्निफिकेशन मिलेगा। तो देखिए थीटा ऑब्जेक्ट, तो जो मैक्सिमम आप अचीव कर सकते हो विदाउट रिलैक्सेशन वो यूज करेंगे हम लोग। थीटा ऑब्जेक्ट तो वही है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन कैपिटल डी, है ना, है ना। ये तो थोड़ी देर पहले किया ना भाई। हाँ सर। यस सर। ठीक है, थीटा ऑब्जेक्ट कितना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन कैपिटल डी। अब बोलेंगे कि फॉर रिलैक्स्ड विजन इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, क्योंकि हमें दिख क्या रहा था, लेंस से इमेज ही दिख रही थी, which implies object at focus, है ना। ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, फोकस पे होगा। कोई दिक्कत इसमें, नहीं। देयरफॉर थीटा जो इमेज बनाएगा आपके लेंस पर वो वही होगा जो ऑब्जेक्ट बनाएगा लेंस पर, दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन फोकल लेंथ, है ना, विच इंप्लाइज एंगुलर मैग्निफिकेशन स्मॉल m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज व्हेन व्हाइल यूजिंग लेंस अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हाइल नॉट यूजिंग लेंस इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन एफ। तो स्मॉल m का फॉर्मूला कितना हो गया, कैपिटल डी अपॉन एफ व्हाइल नॉट यूजिंग, सॉरी व्हाइल रिलैक्स्ड विजन। सिर्फ मैग्निफिकेशन हमने सिर्फ 1 का लॉस करते हुए ये अचीव कर लिया, हमारी आंखों को स्ट्रेस कम कर दिया, इसलिए वी लाइक टू यूज दिस फॉर्मूला या वी लाइक टू यूज दिस सिचुएशन जहां पे हम अपनी आंखों को रिलैक्स्ड रख पाए, ठीक है। कॉपी कर लो। अच्छा, अब जिनके पास एसएल अरोड़ा है वो अपना रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर खोलकर, मेरे पास 1 साल पुराना वर्जन है तो उसमें 9.91 पेज नंबर उस पर पहुंच जाइए। बाकी लोग जो दिखा रहा हूं उससे देख लीजिए, नहीं तो अगर आपके पास कोई और बुक है उसमें आप लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप खोल लीजिए फटाफट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसको कॉपी कर चुके हो जो मैंने लिखा है यहाँ पे? यस सर। हाँ। अब देखिए, ये नजर आ रहा है डायग्राम? नहीं नजर आ रहा होगा। नहीं नजर आ रहा है? और बेटर? हाँ सर। बेटर है? यस। ओके, तो ये है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जहां ये ऑब्जेक्ट ए बी को मैग्नीफाई करके हम ये वाली इमेज देख रहे हैं यहां से। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। ठीक, अब देखो
क्या होगा, दो लेंस यूज किए हमने, ये वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास में है उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव, और वो लेंस जो आंखों के पास में उसको कहते हैं आई पीस। आईज के पास आई पीस, ऑब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब क्या होगा, हुआ क्या है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस ऑब्जेक्टिव ने बनाई, ये वाली दिख रहा है आप लोगों को, इस ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज ए डैश बी डैश बनी है यहां पर, हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. बनी है। फिर इस ए डैश बी डैश को हमने इस लेंस का यूज करते हुए देखा है, हाँ या ना? बोल दो, समझ में आ रहा है? बोलो ना। हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर। तो क्या मैं इस केस में मैग्निफिकेशन को सीधे सीधे ऐसा लिख सकता हूं, पहला लेंस ने तो जो असली मैग्निफिकेशन यूज किया है उसी को यूज कर लेंगे हम लोग। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, वी ऑब्जेक्टिव अपॉन यू ऑब्जेक्टिव, ये तो ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन, इनटू इस लेंस का मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी बाय एफ ई, हाँ या ना? पहले लेंस का मैग्निफिकेशन इनटू दूसरे लेंस का मैग्निफिकेशन। दूसरा लेंस तो सिंपली क्या है आपका, सिंपल माइक्रोस्कोप है ना दूसरा वाला लेंस। Yes, sir. तो काम हो गया कि नहीं हो गया? m इज इक्वल टू वी ओ बाई यू ओ इंटू 1 प्लस डी बाय एफ ई। इस तरीके से आप मैग्निफिकेशन पा सकते हो अपना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर। हाँ ठीक सर। है, अब देखो, अगर हम चाहते हैं कि हमारा मैग्निफिकेशन ज्यादा हो तो हम ये चाहेंगे कि वीओ बाई यूओ बड़ा हो, क्योंकि ये तो अपना फिक्स सही है, बस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस पे डिपेंड करता है ना? बोल दो, हाँ सर। ये वाला पोर्शन तो फिक्स सा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वीओ बाई यूओ पे। हम चाहते हैं वी बड़ा हो, जितना बड़ा हो सके उतना ज्यादा मैग्निफिकेशन मिलेगा, हाँ या ना? Yes, हाँ sir. सर। हाँ सर। वी बड़ा हो, हम चाहते हैं वी इंफिनिटी के आसपास पहुंच जाए, मतलब जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा हो जाए, तो उसके लिए यू को कितना रखना पड़ेगा, फोकल लेंथ के बराबर रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? यस। है ना? तो मैं बोल रहा हूं आपका ये जो UO है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, या कहना चाहिए माइनस साइन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, राइट? है ना? हाँ सर। हाँ सर। और आपका ये जो VO है, दैट, उसको इन्फिनिटी तो सच में नहीं कर पाऊंगा ना, इन्फिनिटी कर दूंगा तब तो यहाँ इसके उधर पहुंच जाएगा ना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आईपीस के, राइट? Yes, sir. आईपीस से इधर रखना है, लेकिन आईपीस के काफी पास में रखना है, राइट? क्योंकि हम लोग, ध्यान दीजिएगा, अगर हमें अच्छा मैग्निफिकेशन चाहिए तो हम इस Fe को स्मॉल करेंगे, करेंगे कि नहीं? हाँ सर। करेंगे ना? Fe स्मॉल होगा, और आपका जो ये जो पहला इमेज बना है वो फोकल लेंथ और आईपीस के बीच में होगा, आईपीस के फोकल लेंथ, फोकस Fe और आईपीस के बीच में होगा, इस Fe और आईपीस के बीच में होगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो मतलब पहले ही Fe बहुत छोटा है, ये डिस्टेंस उससे भी बहुत छोटी है, ठीक है? क्लियर है? सो Yes, sir. हाँ सर। क्या मैं इस VO को बोल सकता हूं दिस इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज? यस सर।
तो क्या मैं बोल सकता हूं VO इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू L, वेयर L इज ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ का मतलब क्या होता है? दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस। समझ में आया? हाँ सर। तो ऐसे में मेरा मैग्निफिकेशन क्या -L/FO इंटू 1+D/FE आएगा कि नहीं आएगा? आएगा? हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। आएगा ना? ठीक है। और अगर आपको रिलैक्स्ड विजन चाहिए तो क्या कर लोगे? फॉर रिलैक्स्ड विजन क्या मैं लिख सकता हूं? -L/FO इंटू D/FE। कह सकता हूं कि नहीं? हाँ सर। कह सकता हूं ना? तो ये देखिए आपका रिलैक्स्ड विजन का मैग्निफिकेशन भी आपके सामने आ चुका है, नॉर्मल मैग्निफिकेशन भी आ चुका है, बट दीज आर अप्रोक्सीमेशन। ओरिजिनल क्या है? ये वाला। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? देखो भाई एक बात बता देता हूं, मेरे को शुरुआत से दिक्कत हमेशा रही है अप्रोक्सीमेशन से याद रखने में, क्योंकि बाकी चीजें तो तुरंत ड्रैग हो जाती हैं। मैग्निफिकेशन थोड़ा सा, सॉरी अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि कब कौन सा अप्रोक्सीमेशन लगा के हम लोग सही आंसर पे पहुंच पाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी डेरिवेशन तो तुरंत हो जाते हैं, बस वो मैग्निफिकेशन में ही दिक्कत होती है, सॉरी अप्रोक्सीमेशन में ही दिक्कत होती है। तो अप्रोक्सीमेशन आप लोग भी ध्यान रखिएगा कब कौन सा अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं ना वो इसी अप्रोक्सीमेशन को मानते हुए आते हैं, तो आपको उसके लिए तैयार रहना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज मुझे बताइए, ये नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? कि इमेज, फाइनल इमेज जो है इन्वर्टेड इन्वर्टेड है। है ना? इन्वर्टेड है ना फाइनल इमेज? ठीक है, सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये? Yes, sir. अब देखो हाँ सर। इन फॉर्मुलों का ना डेरिवेशन वगैरह देख लेना कैसे कैसे करते हैं। मैंने तो डेरिवेशन कराया है पुराने वाला डेरिवेशन यूज करके, आपको क्या क्या लिखना होगा सब कुछ बुक से देख लीजिएगा दोनों डेरिवेशन। ठीक है ना? देखो फाइनल में इस फॉर्म एट इन्फिनिटी क्या हो गया? -L/FO इंटू D/FE, राइट? आ रहा है कि नहीं? एक और चीज ध्यान दीजिएगा, आपका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें आई पीस बड़ा था, ऑब्जेक्टिव छोटा था, है ना? था कि नहीं? था कि नहीं था? आई पीस छोटा था, ऑब्जेक्टिव बड़ा था, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अच्छा वैसे एक बात बोले, प्रैक्टिकली ना, प्रैक्टिकली जब हम अपना माइक्रोस्कोप बनाते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव और आईपीस सिंपल एक लेंस नहीं होता, वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज होते हैं। क्यों? टू एलिमिनेट क्रोमैटिक एबरेशन, टू एलिमिनेट क्रोमैटिक एबरेशन। वो जो अपन ने देखा था ना, अलग अलग कलर्स अलग अलग जगह पे जाके, अलग अलग जगह अलग अलग कलर्स अलग अलग जगह पे जाके क्या नाम है, फोकस हो रहे थे, सबका फोकल लेंथ अलग अलग था, अलग अलग कलर्स का देखा था कि नहीं देखा था? भूल गए? हाँ याद सर। नहीं है? याद है सर। डेल्टा F/F इज इक्वल टू माइनस डेल्टा म्यू अपॉन म्यू -1, याद है? हाँ सर। हाँ है ना?
तो इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक मल्टीपल लेंसेज यूज करते हैं, एक कन्वेक्स कर लेंगे, एक कनकेव यूज कर लेंगे। जैसे हम लोग मैंने उसमें सिखाया था ना आपको कि एक ऐसा है, एक ऐसा है, दो प्रिज्म है, जिसमें मैंने बताया था डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, याद है? डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, भूल गए? भूल गए क्या बेटा? नहीं सर। डेविएशन विदाउट डिस्टॉर्शन पढ़ाया था ना, वो अचीव करते हैं हम लोग बाय यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस एंड अ कनकेव लेंस। तो हम रेस को फोकस तो कराते हैं पर अक्रोमेटिक एबरेशन नहीं आने देते। ऐसे कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं? अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्रोमेटिक एबरेशन नहीं आने देते, सॉरी क्रोमेटिक एबरेशन कहते हैं उसको, मैंने अक्रोमेटिक एबरेशन लिखा दिया था। क्रोमेटिक एबरेशन कहते हैं उसको, एलिमिनेट करने के लिए क्या बोलते हैं? अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। ठीक है, कोई दिक्कत? Yes. ओके। अच्छा, कोई मुझे बताएगा अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? मान लो ये मेरे पास एक लेंस है, ये मेरे पास दूसरा लेंस है। अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन मतलब कि सारे कलर्स का, या नो नो क्रोमेटिक एबरेशन का मतलब क्या होगा? हर कलर का फोकल लेंथ सेम है, मतलब वॉयलेट का और रेड का फोकल लेंथ सेम कर दो तो बाकी सबका अपने आप सेम हो जाएगा, है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सो लेट्स से इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, तो मैं क्या बोलूंगा अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए? 1/f1 फॉर वायलेट प्लस 1/f2 फॉर वायलेट इज इक्वल टू 1/f1 फॉर रेड प्लस 1/f2 फॉर रेड। हाँ या ना? वॉयलेट के लिए जो पावर है वही हाँ पावर सर। रेड के लिए हो जाएगी कॉम्बिनेशन की। हाँ या ना? दिस हाँ सर। Yes इंप्लाइज, sir. दिस इंप्लाइज क्या हो गया? 1/f1 violet minus 1/f1 red is equal to 1/f2 red minus 1/f2 violet, है ना? This implies f1 red minus f1 violet upon f1 square is equal to f2 violet minus f1 red upon f2 square. This implies this is delta f upon f square. f1 is delta f1 upon f1 square is equal to delta f2 upon f2 square minus delta f2 upon f2 square. This implies omega 1 by f1 plus omega 2 by f2 equals to 0. अगर दो से ज्यादा लेंस है तो ओमेगा 1 बाय f1 प्लस ओमेगा 2 बाय f2 प्लस ओमेगा 3 बाय f3 प्लस ओमेगा 4 बाय f4 सबका सम कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ओमेगा क्या है यहाँ पे? याद है कि भूल गए? डिस्पर्सिव पावर था ना, सॉरी, हाँ डिस्पर्सिव पावर। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। सिंपली ओमेगा 1 बाय f1 प्लस ओमेगा 2 बाय f2 इज इक्वल टू 0 कर दोगे तो आपका अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, ऑल्दो इसका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से कोई काम नहीं है, बट एक अच्छा थ्योरी है या अच्छा क्वेश्चन है कम से कम, तो हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है बेटा, हाँ सर। आगे बढ़े। चलो फिर, तो
अगला टाइप है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या होता है, आपका कोई ऑब्जेक्ट होगा जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। उस ऑब्जेक्ट को मैंने कैसे माना है, यहां पे समझिए। मैंने माना है ऑब्जेक्ट का जो एक एंड है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर है, दूसरा एंड कहीं और रखा हुआ है पॉइंट ए पर। दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? कैसे रिपीट? ये प्रिंसिपल एक्सिस देखिए, है तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, इसलिए मैंने यहाँ पे गैप बना दिया, पर प्रिंसिपल एक्सिस पर ही इस ऑब्जेक्ट का एक एंड है, दूसरा एंड यहां रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट बड़ा है, सन है मान लो, ये पूरा सन है, सन का एक एंड मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पर रख दिया। कोई दिक्कत? हालांकि वो एंड सिर्फ आपको डायग्राम समझाने के लिए है, हर जगह काम करेगा, उसके पीछे देयर आर मल्टीपल, थोड़ा सा इन्वॉल्विंग नहीं, बट सिंपल लॉजिक है, थोड़ी देर में बता भी दूंगा। ठीक है, बट फिलहाल के लिए ऐसे मान लो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका एक एंड प्रिंसिपल एक्सिस पर है, दूसरा एंड कहीं और है। ठीक है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ ये ऑब्जेक्ट है। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब हमें इसमें मैग्निफिकेशन देखना है। तो अब देखो, इन्फिनिटी पे रखा है ऑब्जेक्ट का एक एंड, जो प्रिंसिपल एक्सिस था उससे तो रे सीधे प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएगी, और दूसरे एंड से रे ऐसे आएगी, है ना? हाँ या ना? हाँ सर। अब मैंने क्या किया है, अपने टेलीस्कोप में एक ऑब्जेक्टिव लिया, एक आईपीस लिया। एक ऑब्जेक्टिव है और एक आईपीस है। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक चीज बता देता हूं, अगर ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, जो एंगल ऑब्जेक्टिव पे सबटेंड करेगा वही एंगल आईपीस पे भी डायरेक्टली अगर रे पड़ती तो सबटेंड कर जाते हैं, हाँ या ना? अगर हम इस टेलीस्कोप को हटा देंगे तो हमारी आईज पे भी यही एंगल सबटेंड करेगा जो कि ऑब्जेक्टिव पे सबटेंड कर रहा है, हाँ या ना? हाँ सर। समझ में आ रहा है? अगर हम इस टेलीस्कोप को हटा दें तो जो एंगल ऑब्जेक्टिव पे सबटेंड कर रहा है वही एंगल हमारी आई से भी सबटेंड करता है ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन द डिस्टेंस इन्फिनिटी। उसमें अगर ये लेंथ ऐड भी कर दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता क्या? तो ये जो एंगल अल्फा यहां पे बनाया हुआ है आपको डायग्राम में, ये आपका एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट है। थीटा सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट कितना है? अल्फा है। अगर आपको मैग्निफिकेशन, अच्छा, थीटा सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट कितना है? अल्फा है। ठीक है, अब अगर आपको मैग्निफिकेशन मेजर करना है, एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो जो भी एंगल इमेज सबटेंड करेगा दैट डिवाइड बाय दिस एंगल, थीटा हो या फिर अल्फा, विल बी योर फाइनल मैग्निफिकेशन। हाँ या ना? मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते? बोल तो दो। Yes, sir. ठीक है, ओके। तो अब ये कैसे काम करता है? देखो बेटा, जैसा टेलीस्कोप, सॉरी, जैसे काम माइक्रोस्कोप कर रहा था वैसा काम टेलीस्कोप कर रहा है। माइक्रोस्कोप ने क्या किया था? ऑब्जेक्ट की इमेज को आईपीस के पास में बनाया था, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ये यहां पर भी ऑब्जेक्टिव इमेज को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, आईपीस का फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बना रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ सर। हाँ सर। लेकिन क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ये इमेज कहां बनेगी? बेसिकली इस ऑब्जेक्टिव के फोकस पर, एफओ पे बनेगी। हाँ सर। तो बेसिकली एफओ पे ऑब्जेक्ट पे इमेज बनी, है ना? एफओ पर इमेज बनी, उस इमेज की इमेज आईपीस ने बनाई, और ये जो एफओ पे जो इमेज बनी है वो बेसिकली एफई और ऑप्टिकल सेंटर आईपीस के दोनों के बीच में है। ये सिंपल सा मैथ्स है, सॉरी सिंपल सा सिचुएशन है, बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं है क्या? तो ये जो आईपीस है दैट इज अगेन बिहेविंग एज सिंपल माइक्रोस्कोप, हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो। आईपीस अभी भी एकदम सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस कर रहा है सर। ना? लेकिन
दुख की बात यह है हम यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमें आंसर तक पहुंचने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। क्यों नहीं कर पाएंगे सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला? बिकॉज ऑब्जेक्ट का साइज फिक्स नहीं है ना। ऑब्जेक्ट का साइज ये ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग, कोई बात नहीं, हम इसको आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इसमें भी नहीं है, इसलिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन हम क्या देखेंगे, फाइनल इमेज जो बनी है वो आई पीस से डी डिस्टेंस में बनी है। डी क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। इसकी वजह से इमेज ने ये एंगल जो बीटा बनाया दैट इज सेम एज जो ये फर्स्ट इमेज, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट इमेज आई पीस पे जो एंगल बनाएगा, सेकंड इमेज भी वही एंगल बनाएगा आई पीस पे, हाँ या ना? हाँ सर। और यही हाँ। फाइनल इमेज है। हमारा मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन हो जाएगा बीटा बाय अल्फा। किसी को आपत्ति तो बता दो। किसी को कोई आपत्ति? नो सर। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये बीटा बाय अल्फा निकालना है, ठीक है। अब इसके लिए मैंने बोला ये तो मेरा ऑब्जेक्ट था, इस फर्स्ट इमेज की हाइट को h1 बोल देता हूं, सेकंड इमेज की हाइट को h2 बोल देता हूं। कोई दिक्कत? अब देखो क्या करेंगे। अब हम बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, कि आपका ये जो h1 है, क्या मैं इसको फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू अल्फा कह सकता हूं? जो फर्स्ट इमेज बनी थी, क्या वो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू अल्फा के बराबर है, हाँ या ना? उसकी हाइट देख लो भाई, डायग्राम। ये एंगल अगर अल्फा तो ये वाला एंगल भी अल्फा है ना। हाँ सर। और ये डिस्टेंस कितना है? देखिए ऑल एंगल्स आर स्मॉल, क्योंकि हम लेंस के साथ डील कर रहे हैं। लेंस का डील करते हुए, मिरर का डील करते हुए सारे एंगल ऑटोमेटिकली स्मॉल हैं, तभी हमारे सारे फॉर्मूले वैलिड है, अदरवाइज सब कुछ बेकार है ना। तो ये डिस्टेंस कितना है? दिस इज योर एफओ। एफओ इंटू एंगल इज आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, है ना। h1 आ गया? आया कि नहीं आया? हाँ। तो h1 कितना आया है? FO बाय सॉरी h1 आया है FO इंटू अल्फा, ठीक है। अब देखिए आपका जो बीटा है दैट इज बेसिकली h2 बाय d, है ना। हाँ सर। और h2 बाय h1 को क्या मैं कह सकता हूं कि h2 बाय h1 इज इक्वल टू बेसिकली v eyepiece अपॉन u eyepiece, है ना। यस सर। अच्छा एक चीज और है, h1 जो है ना वो FO इंटू अल्फा नहीं है, माइनस FO इंटू अल्फा है। क्यों? क्योंकि उल्टा बन गया ना, है ना। हाँ सर। ठीक है, चलो VE कितना है? माइनस डी है। V कितना है? माइनस डी है कि नहीं है? है ना, है कि नहीं है? इसमें हाँ क्या सर। हाँ सर। क्योंकि हमें फाइनली में तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन में बनानी है ना, तो V कितना है? माइनस डी। ओके बेटा, तो अब हम क्या बोलेंगे, देखिए अब हम कहेंगे कि 1 बाय VE माइनस 1 बाय UE इज इक्वल टू 1 बाय FE।
Fe तो पॉजिटिव है, सारे फोकल लेंथ तो दोनों पॉजिटिव हैं क्योंकि कन्वर्जिंग लेंसेज हैं। दिस इंप्लाइज, अगर मैं इस इक्वेशन को VE से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस VE बाय UE इज इक्वल टू VE बाय FE। ठीक है, दिस इंप्लाइज 1 माइनस VE बाय FE is equal to VE by UE. VE by UE is H2 by H1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? This implies H2 by H1 is equal to VE is minus D, so 1 minus D upon FE, that is equal to 1 plus D by FE। इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं, ये तो अपन ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते थे, है ना। आया कि नहीं आया? अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। H2 is equal to बीटा डी अपॉन H1 is equal to minus FO into alpha is equal to 1 plus D upon FE। This implies बीटा बाय अल्फा is equal to minus, ध्यान दीजिएगा, FO बाय D into 1 plus D बाय FE। कोई दिक्कत? नहीं सर। This is equal to minus FO by FE into FE by D plus 1। ये आप आराम से 2 स्टेप्स में कर सकते हो। D को अंदर ले गए, FE को बाहर ले आए। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये एक फॉर्मूला मैं बोलूंगा याद कर लो, बेटर है। और डेरिवेशन में मेरे को 1-2 स्टेप्स एक्स्ट्रा लग गए, मैंने खुद से करता हूँ तो थोड़ा कम लगता है, हो सकता है एक्सप्लेन करने के चक्कर में एक्स्ट्रा लगे, आई डोंट नो। लेकिन आंसर पहुंच गए हम लोग, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है। माइनस साइन क्या बता रहा है कि फाइनल इमेज जो है वो इन्वर्टेड बन रही है, हाँ या ना? हाँ सर। ये आपका क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसका टॉपिक का नाम क्या था, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर रिलैक्स्ड विजन करेंगे तो क्या होगा। फॉर रिलैक्स्ड विजन, आपका जो फर्स्ट इमेज है, इट हैज टू बी एट फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, तभी तो इमेज इन्फिनिटी बनेगी। हाँ या ना? हाँ सर। पक्का? ओके, तो फर्स्ट इमेज जो है इट हैज टू बी एट FE। दिस इंप्लाइज फर्स्ट इमेज अगर FE के ऊपर है, फर्स्ट इमेज अगर FE के ऊपर है तो FO एंड FE मस्ट कोइंसाइड, हाँ या ना? क्योंकि फर्स्ट इमेज बननी तो FO पर है और वो FE पर भी बननी है, हाँ या ना? यार इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्टिव कहां पे इमेज बनाएगा, FO पर।
और रिलैक्स विजन के लिए वापस से इन्फिनिटी पे इमेज बननी चाहिए, तो इमेज होनी कहाँ चाहिए थी, एफ पर, तो एफ और एफ एक ही जगह पे होंगे तभी तो ऐसा हो सकता है, अदरवाइज थोड़ा ना हो पाएगा, है ना? हाँ सर। ओके, तो FO एंड FE मस्ट कोइंसाइड। ऐसे में अल्फा जो है दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द लेंस, वो कितना हो जाएगा? दैट एंगल अल्फा शुड बी, क्या मैं इसको H1 अपॉन FO बोल सकता हूं या माइनस H1 अपॉन FO बोल सकता हूं? सॉरी, ये ठीक है। और बीटा जो है वो नेगेटिव है क्योंकि बीटा उल्टी तरफ बन रहा है ना, बीटा इज इक्वल टू माइनस H1 अपॉन FE, therefore magnification is equal to beta by alpha that is equal to FO by FE। तो रिलैक्स्ड विजन के लिए मैग्निफिकेशन क्या हो गया? FO by FE, या कहना चाहिए माइनस FO by FE। माइनस क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड बनी है। कोई दिक्कत? ऐसे कह सकते हो H अपॉन माइनस FE कह सकते हो क्योंकि यहाँ पे फोकल लेंथ नेगेटिव होगा ना इसका, इसलिए कह रहा हूं, हाँ या ना? तो पहला इमेज इन्वर्टेड नहीं होगा? देखो पहले लेंस का ध्यान दो बेटा, अगर आप इस इमेज को देखोगे फोकल लेंथ तो नेगेटिव होगा, सॉरी मैं गलत बोल गया, बट अगर आप देखोगे ध्यान से तो आप क्या करोगे? अल्फा क्या होगा? दिस हाइट अपॉन दिस डिस्टेंस, है ना? हाँ ऑब्जेक्टिव से तो ये पॉजिटिव डिस्टेंस है, और बीटा क्या होगा? दिस हाइट सेम हाइट अपॉन ये वाला डिस्टेंस, नो दिस डिस्टेंस इज नेगेटिव क्योंकि उल्टी तरफ है, इसलिए उसको मैंने माइनस FE लिख दिया। FE तो पॉजिटिव है लेकिन वो डिस्टेंस माइनस FE है ना, उल्टी तरफ है ना। सर, लेकिन हाइट ऑफ इमेज तो उल्टा ही हो गया ना, इन्वर्टेड तो हो गया हम लोग का फर्स्ट इमेज। क्या बोल रहे हो? सर फर्स्ट इमेज हम लोग का इन्वर्टेड तो हो गया, लेकिन फर्स्ट इमेज इन्वर्टेड बनी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरे को उससे मतलब नहीं, मैं एंगुलर मैग्निफिकेशन निकाल रहा हूँ बीटा बाय अल्फा। हाँ मैं ये थोड़ा ना बोल रहा हूँ कि फर्स्ट इमेज इरेक्ट है, ये कहाँ बोला मैंने तो बस बोला अल्फा कितना एंगल सबटेंड कर रहा था ऑब्जेक्ट, तो इतना H1 बाय FO सबटेंड कर रहा था, है ना? तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना हो गया बेटा? माइनस FO बाय FE आया। कोई दिक्कत है इसमें? ये कैसा टेलीस्कोप था? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इससे हम क्या देखते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज करके हम लोग क्या देखते हैं बताइए तो जरा। क्या देखते हैं, कोई बताएगा? नहीं, स्टार वॉर्स। स्टार्स को और प्लैनेट्स को देखते हैं। स्टार्स और प्लैनेट्स कैसे हैं? गोल गोल है ना, गोल गोल है ना स्टार्स और प्लैनेट्स? बोलो। Yes, sir. तो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या कि उसको सीधा देखो या उल्टा देखो? कुछ फर्क नहीं। पड़ता है? नहीं सर। नहीं फर्क पड़ता, इसलिए हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, कोई फर्क हमको नहीं पड़ रहा। इसमें बस ट्यूब लेंथ मुझे बता दो कितना लगेगा? ट्यूब की लंबाई मतलब दोनों लेंस के बीच में कितना डिस्टेंस हमें रखना पड़ेगा बताइए तो। क्या FO प्लस FE रखना होगा फॉर रिलैक्स्ड विजन, है ना? नॉर्मल अगर हमें स्ट्रेस्ड विजन चाहिए तो ऑब्वियसली इस लेंस से तो इसके मुकाबले थोड़ा कम डिस्टेंस रखना पड़ेगा ताकि फाइनल इमेज जो है कैपिटल D पे बने, है ना? कोई आपत्ति किसी को? दिस इज ओनली फॉर रिलैक्स्ड विजन। लेकिन अगर आपसे ट्यूब लेंथ का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ऑटोमेटिकली अज्यूम्ड है कि वो रिलैक्स्ड विजन के बारे में ही बात कर रहा है। हालांकि अगर मेंशन नहीं है तो, अगर मेंशन कर दिया तब तो ऑब्वियसली जो चीज मेंशन करी उसी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन अगर मेंशन नहीं है और ट्यूब लेंथ पूछा जाए तो क्या बोलोगे? FO प्लस FE। हाँ,
अगर ऑप्शन में दे रखा है FO प्लस FE और लेस देन इक्वल टू FO प्लस FE, तो क्या लिखोगे? लेस देन इक्वल टू FO प्लस FE। क्यों? क्योंकि लेस देन इक्वल टू FO प्लस FE में हमारा दोनों केस कवर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? फॉर्मूला याद रहेगा? ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना भैया। अब मुझे बताओ, ये तो हो गया आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, लेकिन आप लोगों ने कभी डाकू लोगों को देखा? डाकू जो लंबा सा दूरबीन लगा के देखते थे शिप्स को, दूसरे शिप्स को, समुद्री डाकू। क्या नहीं देखा? नहीं सर। देखा है ना? अगर उनको शिप उल्टी नजर आए तो उनका काम चलेगा क्या? नहीं सर। तो उनके लिए हमें दूसरे तरीके का टेलीस्कोप बनाना पड़ेगा उन डाकुओं के लिए, है ना? उस टेलीस्कोप का नाम क्या है? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल का मतलब हम अर्थ के ऊपर ही यूज करना चाहते हैं इसको, एस्ट्रोनॉमिकली यूज नहीं करना चाहते, स्काई में नहीं देखना हमें, बस हम बहुत लंबे डिस्टेंस तक देखना चाहते हैं, समुद्र में एक तरफ से दूसरी तरफ देखना चाहते हैं, बहुत डिस्टेंस तक कोई और शिप तो नहीं आ रही हमारे पास में, वगैरह वगैरह। तो ये जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है, ये कैसे वर्क करता है? होता क्या है, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही है, बस इसमें हम लोग इमेज को सीधा कर देते हैं। कैसे सीधा कर देते हैं? तो बीच में एक इरेक्टिंग लेंस लगा देते हैं। ध्यान दीजिए कैसे। क्या हुआ? इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज बनी इस ऑब्जेक्टिव के फोकस पर, इसको हमने एक इरेक्टिंग लेंस लगा के इसकी इमेज को सीधा कर दिया, कोई मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस नहीं किया, बस इमेज को सीधा कर दिया। ठीक है, सच दैट ये जो इमेज बनी थी ये इस लेंस से 2f डिस्टेंस पर हो, इमेज वापस से 2s, सेकंड इमेज फिर से 2f डिस्टेंस पे बन जाएगी। फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, फाइनल इमेज, 3 इमेज बनेगी, क्योंकि 3 लेंस है ना, तो 3 इमेज बनेगी। ठीक है, हमने सेकंड Yes. केस में कोई मैग्निफिकेशन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं करवाया है, सिर्फ मैग्निफिकेशन को नेगेटिव कर दिया, -1 कर दिया है, वापस से इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट इमेज बना दिया है। ठीक है, इसका भी जो मैग्निफिकेशन होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल टू FO बाय FE, है ना? या फिर अगर हमें रिलैक्स्ड विजन नहीं चाहिए, अगर हम स्ट्रेस्ड विजन के लिए तैयार हो, तो हमारा मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? FO बाय FE, ये तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन इंटू 1 प्लस FE बाय D। ये आया था ना अपना, आया था ना थोड़ी देर पहले यार, ये फॉर्मूला तो बोला था याद रखने के लिए, ये देखो। हाँ सर। ठीक है, समझ हाँ में आ सर। रहा है? हाँ सर। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे कितना चाहिए होगा? FO बाय FE कितना आएगा? FO बाय FE इंटू 1 प्लस FE बाय D, लेकिन इसमें हमारी विजन जो रिलैक्स्ड विजन नहीं होगा, इसमें रिलैक्स विजन होगा। रिलैक्स विजन के केस में ट्यूब लेंथ कितना हो जाएगा, कोई बताएगा मेरे को? FO प्लस 4F प्लस FE होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इस लेंस का, बीच वाले लेंस का भी 2F इधर 2F इधर, टोटल 4F और जोड़ना पड़ेगा ना, हाँ या ना? हाँ सर। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के मुकाबले टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप महंगा पड़ता है, एक लेंस एक्स्ट्रा लगता है, ट्यूब की लंबाई भी ज्यादा रखनी पड़ती है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? हाँ सर। पक्का? अब देखो, इसके बाद आता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस डायग्राम ध्यान रखने इसके, और कुछ नहीं है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप दो तरीके के होते हैं, एक न्यूटोनियन, न्यूटन वाला, न्यूटन अंकल ने बनाया था, जो डिजाइन किया था वो वाला जो आपको दिख रहा है। यहां मिरर रख दिया हमने, मिरर को की इमेज को हमने 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट करा के यहां आईपीस रख के यहां से देखा। ठीक है,
कोई दिक्कत? नहीं सर। ऐसा टेलीस्कोप हमारे माई स्कूल में रखा हुआ है, जो माई स्कूल में एक टेलीस्कोप रखा हुआ है बड़ा सा, वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है और न्यूटोनियन टेलीस्कोप है। ठीक है, समझ में आई बात? ये जो ऑब्जेक्टिव है ना इसमें, ये कनकेव मिरर है, लेंस नहीं है, मिरर है ऑब्जेक्टिव। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? एक और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हो सकता है जिसका नाम है कैसेग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। देखो ये सब बुक में देख के आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सबका वर्किंग वगैरह, सबका डायग्राम वगैरह। इसमें हमारा जो टेलीस्कोप होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये ट्यूब है, बीच में ये पैराबोलिक मिरर रखा हुआ है ऑब्जेक्टिव, जिसको हमने सेकेंडरी मिरर से रिफ्लेक्ट करा के इस आईपीस में डाला। ठीक है बेटा, ये कैसा टेलीस्कोप है? ये कैसेग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? सर ये सब आता है जेई में? हाँ सर जेई में आता है सर? बट देखो जेई में अभी काफी सालों से देखा तो नहीं मैंने, बट अगर आ जाए तो आपको कंप्लेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक चीज यहां देख लीजिए, इसके लिए भी ये फॉर्मूला काम कर जाता है, FO/FE × 1 + FE/D। बस यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि सिंपल मिरर है। ठीक है, कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम अभी तक? ये सब तो बुक से देखकर ध्यान याद रख लेना है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, अब देखते हैं कुछ एडवांटेजेस हमारे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप फायदेमंद है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के मुकाबले, पता है आपको? एडवांटेजेस ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, बहुत सारे फायदे हैं उसके, बहुत सारे फायदे, बहुत 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 सारे फायदे। फायदा नंबर 1, सबसे पहला फायदा, देखो अगर हम सच में हाई रिजोल्यूशन टेलीस्कोप चाहते हैं तो हमें हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा रखना होता है। जितना बड़ा रखोगे उतना बढ़िया, जितना बड़ा रखोगे उतना बढ़िया। उसके मल्टीपल कारण है। एक कारण तो आप सिंपल भाषा में अभी समझ सकते हो विदाउट स्टडिंग वेव ऑप्टिक्स, वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लाइट कलेक्ट करनी है, ज्यादा से ज्यादा लाइट कलेक्ट करनी है। ठीक है, समझ में आई बात? जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा लाइट कलेक्ट कर पाएगा ना आपका मिरर, आपका लेंस, है ना? अपर्चर इसलिए हमें बहुत बड़ा रखने की ख्वाहिश है। समझ में आया? अब देखो, सोचो आपने बहुत बड़ा अपर्चर रखा, आप बोलोगे अपर्चर कितना बड़ा रख लोगे? तो भैया जो सबसे बड़ा टेलीस्कोप अपने इंडिया में है ना, उसका ऑब्जेक्टिव का डायमीटर है 2.34 मीटर। ठीक है, 2.34 मीटर, ये काफी छोटा है वैसे। ये वहां वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाला कहाँ गया? वो है नहीं यहाँ पे। हाँ, यूएसए में जो सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा है, उसका डायमीटर है 10 मीटर। आप बोलोगे सर 10 मीटर ही तो कौन सा बहुत बड़ा है? तो इतना ध्यान रखिए, आपकी जो हाइट है ना वो 1.7 मीटर के आसपास होती है। 1.7, 1.8, 1.6 भी हो सकती है किसी की। ठीक है, आपका जो रूम है उसकी हाइट करीब करीब 3 मीटर, 3.5 मीटर के आसपास होती है। तो ये 3 फ्लोर के बराबर है। समझ में आया?
ये जो लेंस मिरर का जो डायमीटर है ना वो 3 फ्लोर के बराबर है, 3 फ्लोर की हाइट के बराबर है। कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा है ना। हाँ यस सर। अब सोचो इन्होंने तो मिरर रखा, अगर इतना बड़ा हम लेंस बनाते तो क्या होता? बहुत भारी हो जाता कि नहीं हो जाता? होता कि नहीं? हाँ और लेंस जो है वो एजेस पे क्या है, पतला है, तो उसे सपोर्ट करने के लिए एरिया बहुत छोटा होता है। एक तो वो खुद बहुत भारी हो गया, ऊपर से उसको सपोर्ट करने के लिए एरिया भी छोटा हो गया, तो टूट जाएगा। हाँ है ना? हाँ सर। है ना? वो टूट जाएगा ना। तो इसलिए क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि भैया मिरर लगा दो। क्यों? एक तो मिरर हल्का होगा लेंस के मुकाबले, दूसरा सपोर्ट करने के लिए एक पूरा सरफेस मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? मिलेगा कि नहीं? हाँ अब तीसरा सवाल उठता है, सर ये 3 फ्लोर ऊंचा अगर आप टेलीस्कोप बना दोगे तो उसको मैं हिलाऊंगा कैसे? है? बताओ। उसके लिए बड़ी बड़ी मशीन्स लगती हैं, ठीक है, मोटर्स लगे होते हैं, आप उस मोटर्स को कंट्रोल करते हैं, प्लस आप उसके फिर भी प्रॉब्लम है कि सर वो अगर थोड़ा सा घूमेगा तो उसका तो आईपीस पता नहीं कहां से कहां चला जाएगा, मेरे को दौड़ना पड़ेगा उसके पीछे पीछे, है ना? थोड़ा सा अगर आप उसको घुमाओगे, थीटा एंगल से घुमाओगे तो आर थीटा से वो ट्यूब की जो लेंथ है उसका इंटू थीटा एंगल से वो डिस्प्लेस हो जाएगा ना आईपीस, तो है ना? यस हाँ सर। तो उसका क्या करें सर, इतना दौड़ते रहेंगे क्या हम लेंस उसके टेलीस्कोप के पीछे पीछे? तो भैया एक उपाय तो ये है कि वो भैया 3 फ्लोर का अगर लेंस है तो बेसिकली वो लेंस, वो टेलीस्कोप थोड़ना है, वो तो पूरा का पूरा कमरा है, उसके अंदर ही बैठ के देखो ना, काहे बाहर जाना है? यहां यहां खड़े होके क्यों देखना है आपको? यहीं से देख लो, यहीं पे ऑब्जेक्टिव लगा के यहां बैठ के देख लो। समझ में आया? हाँ है ना? बोलो ना। यस सर। ये तो कर सकते हैं ना, यहां बैठ के देख रहे हैं हम लोग इमेज को, और उसके अंदर बेसिकली एक आपका एक मचान टाइप बना हुआ है, बैठने के लिए कोई सीट वगैरह लगी हुई है, आप उसमें जाके बैठ गए हो, सीट बेल्ट वगैरह बांध के आराम से अपना लेंस से बैठ के देख रहे हो, मैं आईपीएस में बैठ के देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां पे एक स्क्रीन लगा दो, स्क्रीन को देखो, स्क्रीन पे जो इमेज बन रही है उसको देखो। देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? हाँ है ना? तो इस तरीके से आप का जो लेंस, सॉरी, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है उसको आप यूज कर सकते हो, बड़ा टेलीस्कोप आप यूज कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक फायदा तो हो गया कि सपोर्ट करने का एरिया बढ़ गया, वेट घट गया, बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा भाई देख, जो आपका लेंस है उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अलग अलग कलर अलग अलग जगह पे फोकस होगा, है ना? अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन आप कितना भी कर दोगे कुछ ना कुछ तो एब्रेशन रहेगा ही। जबकि रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा कलर का लाइट है ना? हाँ कलर से फर्क पड़ता है क्या लेंस को, सॉरी मिरर को? नहीं सर। तो मिरर में क्या अक्रोमेटिक एब्रेशन वाला प्रॉब्लम, सॉरी क्रोमेटिक एब्रेशन वाला कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये फायदा हुआ कि नहीं हुआ? एक और ऑब्वियसली कम ग्लास लगा, पॉलिश भी आपको एक ही ग्लास सरफेस को करना पड़ा, तो इसलिए कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो क्या क्या फायदे देखो, हल्का है, सपोर्ट करना आसान है, सस्ता है, और क्रोमेटिक एब्रेशन भी नहीं है। बचा स्फेरिकल एब्रेशन। देखो भाई लेंस में तो स्फेरिकल एब्रेशन रहेगा ही रहेगा, लेकिन मिरर में आप स्फेरिकल एब्रेशन को आसानी से हटा सकते हो। कैसे? बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर, है ना? अरे बोलते जाओ। हाँ सर। तो मतलब सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, हल्का, बेटर, और क्या चाहिए होता है? हम्म
और भी कोई फायदा होता है क्या कि सामान खरीदते वक्त? और भी कुछ देखते हो क्या? चलो, तो इसी के साथ आपका ये लेंस, सॉरी, ये आपका टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप खत्म हो गया। बचा है आईज। देखो बेटा, आईज में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पढ़नी है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, सॉरी मायोपिया, हाँ मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, बायोपिया, ठीक है। रेंज ऑफ विजन आप लोग सब जानते हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन 25 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम कहां तक देख पाते हैं हम लोग? इन्फिनिटी में देख पाते हैं। नॉर्मल आईज, किसी की आंखें खराब हो तो, अगर किसी को मायोपिया हो जाए तो पास की चीज तो दिखती है, दूर की चीज नहीं दिखती, और अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया हो जाए तो दूर की चीज दिखती है, पास की चीज नहीं दिखती, है ना, फोकस करने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है, इस पे एक दो न्यूमेरिकल्स और ये छोटा सा जो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। इट विल टेक अराउंड 20 मिनट्स, ठीक है। और एक दो क्वेश्चंस भी कर लेंगे हम इसमें, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है बेटा। बाकी तो आपका चैप्टर खत्म ही है। थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना अपनी बुक से, एसएलआरडा से प्रैक्टिस कर लेना, ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं इस चैप्टर में। जो आपके स्कूल की जो बुक्स हैं उससे प्रैक्टिस कर लोगे, काम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में, टोटल आपके पास फॉर्मूले कितने आए? सिंपल माइक्रोस्कोप 1 प्लस डी बाय एफ ई, है ना। हाँ सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला आया कितना? 1 प्लस डी बाय एफ। उसका क्या था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने क्या देखा? वीओ बाय यूओ इंटू 1 प्लस डी बाय एफ, है ना। पहला फॉर्मूला ये था ना, हाँ वीओ सर। प्लस यूओ अपन 1 प्लस डी हाँ बाय सर। एफ। फिर हमने उसका अप्रोक्सीमेशन कर दिया क्या? एल अपॉन एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बाय एफ ई, है ना। हाँ उसके बाद हमने ये बोला कि अगर हमें रिलैक्स विजन चाहिए तो एल डी अपॉन एफ ओ एफ ई, ठीक है। फिर है हम लोग टेलीस्कोप पे। टेलीस्कोप का फॉर्मूला क्या देखा हमने? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने देखा वी ओ बाय यू ओ, नहीं ये सब नहीं देखा था ना, उसमें क्या देखा था? हाँ, एफ ओ बाय एफ ई इंटू 1 प्लस डी बाय एफ की जगह एफ ई बाई डी कर दिया था। एफ ओ बाय एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी, ठीक है। यही आया था फॉर्मूला। हाँ सर। अगर रिलैक्स विजन चाहिए तो कुछ नहीं, एफ ओ बाय एफ ई, सिंपल फॉर्मूला। और ऐसे में रिलैक्स विजन में लेंथ कितना हो जाएगा ट्यूब का? एफ ओ प्लस एफ ई, ठीक। इसके बाद आए थे हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से हटके टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप पे। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में हमने क्या फॉर्मूला देखा था बेटा? कि कुछ नहीं करना है, बाकी सारे फॉर्मूले वही हैं, बस ट्यूब लेंथ में 4f ऐड कर देना है, इमेज इरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत? नहीं सर। और तो कोई फॉर्मूला था नहीं चैप्टर में। रिलैक्स विजन के लिए एफ ओ बाय एफ पहले नहीं बोला था, बट वो भी है, सॉरी डी बाय एफ, है ना। और कोई फॉर्मूला था क्या? तो नहीं चैप्टर सर। बहुत आसान है बेटा, कुल मिला के 4-5 फॉर्मूले, कंफ्यूज नहीं होना है, बस याद रखना है, और कुछ नहीं है, ठीक है। सर एस्ट्रोनॉमिकल वाले का डेरिवेशन याद करना जरूरी है? एस्ट्रोनॉमिकल वाले का डेरिवेशन एक बार खुद से ट्राई कर लेंगे, अलग से बुक से भी मैंने करा दिया है, बट आप लोग अपने से भी ट्राई कर लेंगे, ठीक। ठीक है। चलो, अभी के लिए क्लास खत्म कर रहे हैं।